आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 12th की इंडिया वाली जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है आपका उसका हम लेसन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ ये आप सभी का जो सपोर्टिंग मटेरियल है उससे डिस्कस किया जाएगा। इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसको भी देखेंगे। चैप्टर के नाम की बात करूं तो चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव, या फिर आप कह सकते हो भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव। हम इस लास्ट लेसन को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस आधे घंटे की क्लास के अंदर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। सबसे पहली बात तो भारतीय राजनीति में आए नए बदलाव। नए बदलाव मतलब जो कि 1990 के दशक के बाद से कौन कौन से भारत की राजनीति में हमें नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, हमें इसके अंदर बेसिकली ये पढ़ना है। तो जैसे कि आपकी बुक में बताया गया है कि 1980 के दशक को अगर देखें, 1980 का जो टाइम था उसके बाद भारतीय राजनीति में 5 ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर आप देखोगे 1989 से वैसे ये बदलाव का सिलसिला शुरू होता है तो ये नियरली 1990 का दशक हो ही जाता है। इसीलिए बहुत से लोग या फिर आपके एग्जाम में भी कोई पूछ सकता है कि 1990 के दशक के बाद भारतीय राजनीति में ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए। तो ऐसे 5 बड़ी घटनाएं, बाकी इसके अलावा आप और भी कुछ बना सकते हो, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो 5 ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए जिनका प्रभाव जो है वो दूरगामी पड़ा। दूरगामी प्रभाव का मतलब होता है जिसका मतलब छोटे समय के लिए नहीं, काफी बड़े समय तक प्रभाव पड़ रहा। जैसे 1989 के बाद से ही हम देखते हैं मई 2014 तक, ये वो 25 साल का टाइम है जिसके बीच में किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं रही, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे वो वाम मोर्चे की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, या फिर जितनी अन्य पार्टी थी, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जिसे चुनाव में बहुमत मिला हो। वहीं कंपैरिजन अगर हम 1984 से करते हैं, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और जो राजीव गांधी है वो उस समय जो पीएम बन रहे थे, तो उस समय 1984 में उन्हें 415 सीटें मिली थी। और अगर हम जीत का सिलसिला देखें तो कांग्रेस पार्टी ने, आपको पता है, पहले आम चुनाव में, दूसरे आम चुनाव में और फिर आगे चलकर तीसरे आम चुनाव, चौथे आम चुनाव, इसके साथ साथ 1980 में, 1971 में, ऐसे जितने भी चुनाव हुए उन सभी चुनाव में इतना बड़ा आंकड़ा कभी नहीं छुआ जितना बड़ा आंकड़ा हम देखते हैं 1984 में जब राजीव गांधी पीएम बने थे। 1984 में अगर हम देखें तो 415 सीटें मिली 1984 में, और 1989 के अंदर 197 सीटें किसको मिली? कांग्रेस पार्टी को। तो आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि किस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा बहुमत मिला। तो सबसे ज्यादा बहुमत या सबसे ज्यादा सीटें कब मिली? तो आप कह सकते हो कि भाई 415 सीटें 1984 के इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में मिला। और सबसे न्यूनतम कब रहा? जब, तो अभी तक का डाटा जो हमें मिला है इसमें सबसे न्यूनतम डाटा है आपका 1989 का, जिसमें 197 सीटें मिली थी। और इस चुनाव में हमने देखा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। जो कांग्रेस प्रणाली या कांग्रेस का एक तरफा पूरी राजनीति पर प्रभाव था, वो राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया। इसीलिए इसे कांग्रेस प्रणाली का समापन कहा गया। कांग्रेस प्रणाली बेसिकली था क्या? आपने जो पढ़ा था, एरा ऑफ वन पार्टी, यानी एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो अब समाप्त हो चुका था। अब हम देखेंगे आगे चलकर, हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन थोड़े से सुधरे, कई बार खराब भी हुए, लेकिन बहुमत 1989 से लेकर या 1989 से लेकर मई 2014 तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता। सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि ये दौर कैसा रहा? तो आप कहोगे कि ये कोलिशन या गठबंधन का दौर रहा जिसमें किसी राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दूसरी बात करें तो राजनीति में मंडल मुद्दा काफी तेजी से उभरा। आप सभी को पता है जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिनका नाम बीपी मंडल था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाई ओबीसी के लिए एक सुझाव दिया, क्योंकि उस समय आप सभी को पता है जब हमने आपातकाल वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पे संकट, तो उसमें हमने मंडल मुद्दे के बारे में बात करी थी, उसमें चर्चा करी थी कि जो जनता पार्टी थी, जनता पार्टी के द्वारा 2 कमीशन बनाए गए थे, जिसमें एक मंडल कमीशन था और दूसरा आप सभी का
शाह जांच आयोग था या शाह जांच कमीशन था। तो मंडल कमीशन बेसिकली किससे संबंधित है, आपसे पेपर में आ जाए तो ओबीसी से संबंधित है, आप डायरेक्टली लिख दोगे। और ओबीसी का जो भी मुद्दा था उसको लागू करने की बात 1990 के दशक में ही इस समय हुई, और जो मंडल आयोग ने ओबीसी की जो सिफारिशें थी उसको लागू करने की बात कही, जिसमें दो बातें थी, एक तो सरकारी नौकरी और दूसरा शिक्षा के क्षेत्रों में ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिए 27% आरक्षण की बात कही थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात रही, अब यहाँ पर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी को अगर लीड करने की बात करते हैं तो बेसिकली कौन लीड कर रहा था, अब तक गांधी या नेहरू फैमिली लीड कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई तो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व करने वाले लोग थे वो नेहरू या गांधी परिवार से अब बिल्कुल भी नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व था वो परिवर्तन आ गया था। इसके साथ साथ 1990 के दशक में एक नया बदलाव और देखने को मिलता है, जब भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, एलपीजी मॉडल अपनाया था। आप कह सकते हो भारत ने अपनी जो आर्थिक नीति थी उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मेनली आपका इन बदलावों के ऊपर ही है। तो भारत ने क्या किया, एलपीजी मॉडल को अपनाया। आप कह सकते हो सरकार ने उदारीकरण की नीति जो है 1990 के दशक में ही क्या कर ली, अपना ली। इसके बाद में आप ये कह सकते हो गठबंधन का युग जो है वो शुरू हो गया, और क्षेत्रीय दल जो है वो भी राष्ट्र की राजनीति में अपनी मुख्य भूमिका निभाने लगी। क्षेत्रीय दल राष्ट्र की राजनीति में भूमिका इसलिए निभाने लगी क्योंकि बहुमत किसी को मिल नहीं रहा था, कि कोई भी देश की कोई ऐसी बड़ी पार्टी थी नहीं जो अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना ले, इसीलिए क्षेत्रीय दल उन लोगों को चुनाव में जो जीत मिल रही थी उन लोगों के गठजोड़ करने से ही सरकारें बन रही थी। इसके बाद में आप ये भी कह सकते हो, इनमें पॉइंट लिखना चाहो तो इस समय जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस देखते हैं, शाहबानो का केस देखते हैं, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या नहीं, इस बात को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। या आप सभी को ये भी आप इसमें भारतीय राजनीति में अगर नए बदलाव में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि भाई गठबंधन की सरकार का युग या गठबंधन के दौर का युग, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब हम गठबंधन के दौर के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले गठबंधन की सरकार बनी, किस राज्य में बनी, तो 1957 में केरल में जो दूसरा आम चुनाव था उसमें गठबंधन की सबसे पहली सरकार, किसी राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको केरल उत्तर लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, पूरे भारत के अंदर, यानी लोकसभा के जब चुनाव हुए, लोकसभा के लिखा आएगा पेपर में, या फिर आपके पेपर में ये लिखा आएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में सबसे पहले गठबंधन की सरकार कब बनी, तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले गठबंधन की सरकार 1977 में जनता पार्टी द्वारा बनाई गई। लेकिन लगातार गठबंधन का दौर कब से कब तक रहा, तो आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे 1989 से मई 2014 तक। ये वो 25 साल तक का समय रहा जिसमें गठबंधन का पूरा युग रहा। आप सभी को ध्यान रखना, गठबंधन से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1989 में जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई तो उस समय भाई किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, तो उस समय राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार रही। आप सभी को ये भी एक नंबर के लिए याद रखना है कि 1989 का जब इलेक्शन हुआ, जब कांग्रेस पार्टी ने सरकार नहीं बनाई तो किसमें सरकार किसने बनाई थी, तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी, जिसमें 2 विरोधी राजनीतिक दल, एक तो आपका बीजेपी, याद रखना आप सभी को, और दूसरा वाम मोर्चा, ये दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। लेकिन ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, आगे चलकर ये सरकार जो है वो गिर जाती है। लेकिन भाई ये सरकार, देखो गठबंधन की सरकार जो होती है वो कमजोर सरकार होती है क्योंकि बहुमत मिल नहीं पाता। जो हमारे सहयोगी नेता होते हैं या फिर जो पार्टियां होती हैं उनके नखरे उठाने पड़ते हैं, जिस वजह से सरकार जो है कई बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। और ऐसा ही हुआ, जो बीजेपी थी और साथ ही साथ वाम मोर्चे की सरकार जो है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ध्यान रखना आप सभी को, वो फिर सरकार क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसके बाद में आप देखोगे, इसके बाद फिर अगली गठजोड़ करके ऐसी सरकार जो है संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। इससे पहले जो बनी थी वो वाम मोर्चे की सरकार थी, अब जो है संयुक्त मोर्चे की सरकार है। आप सभी को ध्यान रखना है, इसमें जो संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी, इसमें एक तो आपके ये याद रखना है आप सभी को, वाम दल वो नेता और दूसरे कांग्रेस पार्टी, ये दोनों मिलकर सरकार चलाते हैं। याद रखना आप सभी को। आपको राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार की बात करें तो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 1989 में बनी। संयुक्त मोर्चे की सरकार कब बनी, तो आपको याद रखना है 1996 में बनी।
ठीक है, ये याद रखना आप सभी को। संयुक्त मोर्चे की सरकार कब बनी थी, एक एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, वाम मोर्चे की कब बनी और संयुक्त मोर्चे की कब बनी, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है आपके एग्जाम से, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। संयुक्त मोर्चे की जो सरकार थी, यानी उस समय जो कांग्रेस पार्टी थी, वो समझ गई थी अगर हमने बीजेपी को अगर हमने क्या किया, हमने उसको समय दिया तो वो अपनी राजनीति में पकड़ बना लेगी। इसीलिए संयुक्त मोर्चे ने क्या किया, संयुक्त मोर्चे की सरकार को कांग्रेस पार्टी का और वाम दल का समर्थन मिला, और वो बेसिकली क्या चाहते थे, बीजेपी पार्टी को सत्ता से दूर करना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर वो सत्ता में रहेंगे तो जनता की नज़र में आएंगे, हो सकता है उनकी पसंद बढ़ जाए। तो कांग्रेस पार्टी उस समय कोशिश ये कर रही थी कि बीजेपी की सरकार ना बने और गठबंधन की सरकार रही। लेकिन आगे आप देखोगे 1996 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसे सरकार बनाने के लिए बुलावा दिया गया। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ इस चैप्टर के बारे में और चुनाव के बारे में। तो यहाँ पर 1996 में संयुक्त मोर्चे की जब सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस पार्टी बेसिकली चाह रही थी ये कि भाई बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। लेकिन आगे चलकर मैं बता दूं कि हमारे देश में सरकारें जो है वो 13 महीने के लिए भी रही है, और ऐसा भी रहा है कि 2 साल के लिए भी रही है। आप सभी को ये याद रखना है, और कुछ दिनों की भी सरकारें कई बार रही है। तो हमारे यहाँ पर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1996 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उस समय बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ध्यान रखना, लेकिन लोकसभा में अभी भी किसी को बहुमत नहीं मिला। इसके साथ साथ मई 1998 से जून 1999 तक बीजेपी ने क्या किया, अपनी सरकार चलाई और एनडीए चलाई। ध्यान रखना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नाम पूरा याद रखना है, एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसने अपनी सरकार कब से कब तक बनाई, आप सभी को ध्यान रखना, मई 1998 से जून 1999 तक। इसके बाद में 1999 में फिर चुनाव हुए, और 1999 में चुनाव फिर क्यों हुए, क्योंकि उस समय फिर सरकार गिर गई, और उसके बाद फिर दोबारा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय, आप सभी को पता है 1999 दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तो आप सभी का 1998 में हमने क्या कर लिया था, परमाणु को परीक्षण कर लिया था, और 1999 हमने क्या किया, कारगिल संघर्ष जो था उस पर भी विजयी पा ली थी। तो इस वजह से काफी शौर्य मिला और बीजेपी को काफी पसंद किया गया, और उनकी सरकार क्या हो गई, बन के जाती है। हालांकि बहुमत नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्या कर ली, सरकार बना ली। अब ऐसे केस में जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो सरकार कोई कैसे बना लेता है, हमारे देश में एक होता है गवर्नर। हमारे देश में कौन होता है, एक गवर्नर। तो गवर्नर क्या करता है, जैसे देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का प्रमुख जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर की ये ड्यूटी है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उस समय जब किसी को बहुमत नहीं मिलता तो ऐसे में गवर्नर देखता है कि कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली है, तो गवर्नर उसके सामने प्रस्ताव रखता है, अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो तो आप अपनी सरकार बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं। तो गवर्नर ऐसे ही करता है, प्रस्ताव लेके जाता है, और फिर क्योंकि बहुमत तो मिला नहीं किसी को, तो राजनीतिक पार्टी भी क्या करती है, गठजोड़ करने की कोशिश करती है, गठबंधन करती है। इसीलिए आप देख रहे हो बार बार गठबंधन चल नहीं पा रहा है, 5 साल से पहले ही सरकारें कई बार गिर रही है। आप सभी को ध्यान रखना है, पेपर में आता है एनडीए का पूरा नाम, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं, आप सभी को ध्यान रखना है। और 1998 से 99 बीजेपी की सरकार रही, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है दोनों टाइम पे प्रधानमंत्री बनते हैं। देखो 1 साल के लिए यहाँ पर रहे, और इसके बाद में अक्टूबर 1999 में दोबारा से जब इलेक्शन हुए तो उस समय फिर बीजेपी पार्टी जीतती है, और उस बीजेपी पार्टी के जीतने के समय भी कौन बने प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी। एनडीए याद रखना है आप सभी को, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक ही को बोलते हैं। अगर आपके पेपर में डेमोक्रेटिक ना लिखा है तो आपके पेपर में ऐसा हो सकता है कि जनतांत्रिक लिखा आएगा। देखो ये वाला वर्ड, अगर आपके पेपर में ये लिखा आ सकता है, आपके पेपर में ये लिखा आ सकता है। ये भी याद रखना है कि दोनों एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। अब यही 1999 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार ऐसी रही जिसने अपना, बीजेपी की कोई गवर्नमेंट ऐसी रही जिसने अपना पूरा 5 साल सरकार का पूरा किया। ये कब चुनी गई थी, 1999 में, और कायदे से 5 साल बाद अब अगले चुनाव कब होंगे, 2004 में। और ऐसे ही हुआ कि पहली गठबंधन की सरकार जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री में सरकार बनी थी, ध्यान रखना है, एनडीए की सरकार थी। दूसरा गठबंधन जो है संयुक्त प्रगतिशील, अब ये पेपर में आ जाता है कई बार, यूपीए का पूरा नाम बताओ, यूपीए लिखाएगा नहीं तो संपर्क लिखाएगा, याद रखना है संपर्क पेपर में।
और इसका क्या पूर्ण नाम है? संयुक्त। यू का मतलब है यूनाइटेड, प्रगतिशील का मतलब है प्रोग्रेसिव, और आपका गठबंधन का मतलब अलाई है। ठीक है, तो यादव संपर्क का मतलब क्या है? और इसने भी अपना कार्यकाल पूरा किया। 2004 में इसकी सरकार बनी, जो है यूपीए की, यानी ये यूपीए का जो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। और 2004 से 2009 तक ये रहा, पूरा 5 साल। इसमें जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो है वो क्या बनते हैं? हमारे पीएम बनते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है लास्ट ईयर कि वो पूछ लिया डायरेक्टली कि इस काल से इस काल तक कौन प्रधानमंत्री थे, या कोई घटना दे देगा आपसे, जैसे कारगिल घटना, किस कौन से प्रधानमंत्री उस समय थे जो भारत ने एलपीजी मॉडल को अपनाया या नई उदारीकरण की जो नीति अपनाई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखना आपको, कौन थे उस समय? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव नाम था उनका। याद रखना है आप सभी को। तो मनमोहन सिंह जी 2 बारी पीएम बने, एक बार 2004 से लेकर 2009 तक, और दूसरा 2009 से 2014 तक। और 2014 के बाद कौन है? डॉक्टर तो नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है भाई, वो भी 2 बार लगातार बने। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई कौन कितनी बार बनाए, कितनी बार नहीं बनाए, सबसे ज्यादा बार कौन बनाए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर रीजन है कि भाई गठबंधन की सरकारें बन रही है, आप देख रहे हो। गठबंधन की सरकारें क्यों बन रही है? क्योंकि किसी पार्टी को, राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा, इसलिए गठबंधन की राजनीति बन रही है। पहला रीजन आपको याद रखना है। दूसरा रीजन गठबंधन की सरकार क्यों बन रही है? जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो ताकतवर हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टी है उनकी छवि खराब हो रही है, और जिसकी वजह से जो छोटी छोटी राजनीतिक दल हैं उनको ज्यादा लोग पसंद करेंगे। एग्जाम्पल दूं, देश की बड़ी पार्टियां कौन है? आप बोलोगे सीधे सीधे, या तो कांग्रेस बोलोगे या बीजेपी बोलोगे, लेकिन दिल्ली जैसे में उन दोनों का हालत किसी खराब कर रखा है? आम आदमी पार्टी ने। उन लोगों को सीटी जल्दी नहीं आती क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपनी पकड़ बना रखी है। ऐसी ऐसे साउथ में देखोगे डीएमके ने, ऐसे ही देखोगे अलग अलग स्टेट है जहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टी है जिसने अपनी पकड़ बना रखी है। महाराष्ट्र में शिवसेना ने पकड़ बना रखी है ना। कई लोग, गठबंधन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोग अपनी जाति के हिसाब से राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, या फिर कह सकते हो जाति धर्म ऐसे मसलों को चुनाव में लाया जा रहा है। और बहुत सारी राजनीतिक पार्टी जो है संप्रदाय के आधार पर भी बन रही है, जिसकी वजह से लोगों का वोट गिर रहा है, शेयर गिर रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ जा रहा है, और साथ ही साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है चुनाव में विजय होना संभव नहीं हो पा रहा है। अगली बात है अन्य पिछड़ा वर्ग, इसे ही हम बोलते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो है इसका राजनीतिक उदय और मंडल आयोग। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि भाई अन्य पिछड़ा वर्ग के उदय से संबंधित कौन सा आयोग है? तो मंडल आयोग है। पहली बात तो आपको याद रखना है। इसका निर्माण जो है वो किस सरकार के कार्यकाल में हुआ? तो जनता पार्टी के शासन के कार्यकाल में हुआ, और इसका शासन 1977 से 1980 भारतीय राजनीति में आपको याद रखना है। ओबीसी जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग, और एससी जो है जिसे बोलते हैं हम अनुसूचित जाति, और एसटी होता है जिसे बोलते हैं अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल कास्ट। एससी जो है शेड्यूल कास्ट है, और एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब्स है, जनजाति यानी ट्राइब्स है। ऐसे सभी लोग जिनका आर्थिक विकास धीमा रहा या वो पीछे हो गए समाज में, तो उन्हें जो है पिछड़ी जाति कहा जाता है, क्योंकि अपनी जाति के कारण, जाति ज्यादा बड़ी जातियां नहीं है जिसके कारण ये पिछड़ रहे हैं। और ये किस किस सेक्टर में पिछड़ रहे हैं? सरकारी नौकरियों में पिछड़ रहे हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, और इन क्षेत्रों में विकास कम हो रहा है। जिसकी वजह से देखो मैंने बताया केंद्र सरकार जो जनता दल थी, इस बीच में मैंने बताया था 1977 से 80 के बीच में ही, 1978 में इसमें क्या हुआ भाई, पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए एक आयोग बनाया गया था, इसे मंडल आयोग कहा गया। और उस मंडल आयोग ने, क्योंकि इसमें सरकार गिर गई इनकी, तो वो उसकी सिफारिशें लागू नहीं कर पाई। जब मंडल आयोग को ये कहते हुए काम दिया था कि आपका कार्य ये है कि एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है? एससी और एसटी को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन ओबीसी का विकास क्यों नहीं हो रहा है? उन्होंने कहा कि अगर हम एससी और एसटी की तरह ओबीसी को भी आरक्षण दे दे तो इसका डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन उस समय जब तक इस सिफारिश को लागू किया जाता तब तक क्या क्या हो जाता कि भाई ये सरकार ही गिर जाती है। हम देखते हैं तब तक ये लागू ही नहीं कर पाई। इसके बाद में 1990 के दशक में भाई दोबारा मंडल मुद्दा तेजी आई, और 1990 में भाई ओबीसी के जो भी क्या कहते हैं प्रावधान इन्होंने सुझाव दिए थे उनको लागू करने की बात हुई। 1990 के दशक में ही मंडल मुद्दा जो है एक नई राजनीति में एक खास पहचान रखता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो मंडल आयोग है इसके अध्यक्ष जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, जिसकी वजह से इसे मंडल आयोग कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ओबीसी को सबसे पहला उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में ओबीसी को सबसे पहले आरक्षण मिला। इसका उत्तर है आपका बिहार।
कर्पूरी कोठारी का नाम आप सभी को ध्यान रखना है। और इससे संबंधित एक इंदिरा साहनी केस भी है, आप सभी को ध्यान रखना। जब ओबीसी के आरक्षण को पूरे राष्ट्र के स्तर पर लागू किया गया था, जब ओबीसी के आरक्षण को पूरे राष्ट्र के स्तर पर लागू किया गया तो बहुत सारे लोग ने इस बात का विरोध किया और कोर्ट में अर्जी डाली थी। उसमें से एक इंदिरा साहनी नाम का व्यक्ति का केस जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, इसीलिए उसे इंदिरा साहनी के केस के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंदिरा साहनी का केस जो है किस से संबंधित है, तो ओबीसी से संबंधित है, मंडल आयोग से संबंधित है। अगली बात समझ में कि नहीं आई? भाई मंडल आयोग के बारे में मैंने आप लोगों को ये भी बताया, कर्पूरी कोठारी, इनके बारे में, जो ये बिहार के सीएम थे और इन्होंने ही सबसे पहले ओबीसी का आरक्षण जो है लागू किया था बिहार में। बिहार को कॉपी करके और फिर उसे राष्ट्रीय स्तर पर जो जनता पार्टी की सरकार है उसने कहा कि भाई उसको राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के संस्थान में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की गई और उनके लिए जो भूमि सुधार जैसे कई अन्य सिफारिशें भी लागू करने की बात की गई थी। अब भाई जब इसको लागू किया जा रहा था तो इसका कई हिंसक प्रदर्शन हुआ, मैंने आपको बताया, हिंसक आंदोलन हुआ, दंगे भड़क गए। और इंदिरा साहनी केस के बारे में भी मैंने बताया। इंदिरा साहनी केस कब फायर हुआ था कोर्ट के अंदर, तो नवंबर 1992 में हुआ था, ध्यान रखना है आप सभी को। अब भाई बहुत सारी राजनीतिक पार्टी ऐसी रही हमारे देश में जिन्होंने जाति के नाम पर वोट मांगना शुरू किया है और भारत में भी ऐसी बहुत सारी राजनीति करने वाली पार्टी रही है और आज भी ये अस्थिरता का कारण है। कई बार बहुत सारी राजनीतिक पार्टी अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है कि हम ओबीसी के समर्थक हैं। एक्चुअलिटी में आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि इनकी स्थिति को सुधारा जा सके, परंतु आज भी वर्तमान समय में जिन लोगों को एक्चुअल में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो लोग आरक्षण के लाभ से जो है वो क्या है, वंचित है। आप कह सकते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले किसी यूपी से संबंध रखते हैं या बिहार से संबंध रखते हैं और उनकी जो जाति है वो ओबीसी के अंदर आती है, परंतु वो अपने होम टाउन को छोड़कर शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में आ गए और दिल्ली जैसे शहरों में इनके पास में जो है प्रूफ नहीं है अपनी जाति को लेकर, तो ये लोग अपनी जाति के कास्ट को लेकर अपने प्रूफ को बनवा भी नहीं पाते। लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो सरकार को इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए।